दोस्तों, क्या आपका भी मेजर 8 हिंदी का एग्जाम होने वाला है और आप भी इस बात को सोच के परेशान हैं कि आखिर मेजर 8 हिंदी के तहत किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम लोग इसके उत्तर को बनाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि आज के वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको बताने वाला हूं MJ 8 हिंदी के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को तथा उसके उत्तरों को। मतलब कह सकते हैं दोस्त कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, जिसमें मात्र आपको 6 क्वेश्चन बताया गया। कितना? 6 क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये 6 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो ना तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर कौन से प्रश्न की तैयारी आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको करवाने वाला हूं। तो सबसे पहला दोस्त मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना का अर्थ और अर्थवता की व्याख्या करें। है ना, यही क्वेश्चन जो है आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीयता की अवधारणा की विवेचना करें। ये दोनों क्वेश्चन दोस्त आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगा, मतलब पहला क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा में दोस्त मैं आपको बताऊंगा भारतीय एवं पाश्चात्य रंगमंच की अवधारणा एवं उद्भव और विकास का वर्णन करें। क्या बताऊंगा? भारतीय एवं पाश्चात्य रंगमंच की अवधारणा, उद्भव एवं विकास का वर्णन करें। यह आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा हिंदी रंगमंच के विकास यात्रा की विस्तार से व्याख्या करें। क्या बताऊंगा? हिंदी रंगमंच की विकास यात्रा की विस्तार से व्याख्या करें। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे प्रसाद युगीन हिंदी नाटक एवं रंगमंच की विवेचना करें। क्या जानेंगे? प्रसाद युगीन हिंदी नाटक और रंगमंच की क्या विशेषता है। ठीक है, या तो कैसे कैसे इसका विकास हुआ उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा आधुनिक हिंदी रंगमंच पर राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव। आधुनिक हिंदी रंगमंच जो है उस पर राष्ट्रीय चेतना का क्या प्रभाव रहा उसके बारे में बताइए। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा भारतेंदुकालीन हिंदी नाटक एवं रंगमंच की विवेचना करें। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आधुनिक समकालीन हिंदी नाटक एवं रंगमंच की विवेचना करें। उसके साथ साथ मैं आपको आज इसके टॉप MCQ क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना का अर्थ। ठीक है, तो आज का प्रश्न हमारा है राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना का अर्थ और अर्थवता की व्याख्या करें। प्रश्न क्या है कि राष्ट्र के बारे में बताइए, राष्ट्रीयता के बारे में बताइए और राष्ट्रीय चेतना का क्या अर्थ होता है तथा इसका क्या महत्व होता है उसके बारे में बताना है। यही प्रश्न आपको घुमा के ऐसे पूछेगा कि राष्ट्रीयता की अवधारणा की विवेचना करें, क्योंकि राष्ट्रीयता यहां भी पूछा हुआ है तो यहीं पे हम लोग राष्ट्रीयता की अवधारणा को भी समझ लेंगे। अब देखिए, राष्ट्रीयता की अवधारणा की बात करें तो राष्ट्रीयता की अवधारणा का मतलब होता है जब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता आती है तो वो किन किन चीजों पे कार्य करते हैं उसके बारे में बताना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग इसको डील करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर राष्ट्र किसको कहते हैं। क्या जानेंगे? राष्ट्र किसको कहते हैं तो लिखेंगे इस प्रकार से कि राष्ट्र का अर्थ। अब देखिए, अगर राष्ट्र की बात आए तो हम लोग सब जानते हैं कि राष्ट्र को जो है ना अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशन। जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है तो नेटिव शब्द, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेटिव शब्द से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है जाति अथवा वंश। नेटिव का अर्थ क्या होता है? जाति अथवा वंश। में कह सकते हैं कि एक ही जाति, एक ही वंश और एक ही नस्ल के जनसमूह को, मीन्स जनताओं के समूह को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। कहा गया है कि जहां पे एक ही जाति के लोग हो, जहां पे एक ही वंश के लोग हो, जहां पे एक ही नस्ल के लोग हो, वही जनसमूह को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र। ठीक है, लेकिन ये परिभाषा जो है वो विद्वानों के द्वारा गलत साबित किया गया है, क्योंकि क्या बताइए कि कोई राष्ट्र में जो है एक ही जाति के लोग हो सकता है, एक ही वंश के लोग हो सकता है, एक ही नस्ल के लोग हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इस प्रकार से कहा गया है कि राष्ट्र एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग पे, क्या कहा गया कि राष्ट्र एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग पे होता है, जिसका निश्चित क्षेत्र होता है ना। वहां पे एक समान भाषा होता है, एक समान संस्कृति होती है और एक समान परंपरा से जुड़ा होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है।
आगे देखिए, अगर आसान शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि राष्ट्र का मतलब है एक ऐसा बड़ा परिवार जिसमें लोग एक साथ रहते हैं। क्या कह रहा है कि राष्ट्र का मतलब, अगर आसान शब्दों में समझिएगा तो राष्ट्र एक ऐसा परिवार है जिसमें सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक जैसे नियमों को मानते हैं और अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। और यह जो है ना, हमें एक साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है, यही सब चीजों को सिखाता है। आगे कह रहा है कि इसकी अर्थवता बताएं, मीन्स इसकी महत्व को बताएं। ठीक है, इसका पहला महत्व है सामाजिक पहचान। राष्ट्र जो है हम लोगों को सामाजिक पहचान दिलाती है। वही कह रहा है कि राष्ट्र लोगों को एक सामूहिक पहचान देता है। ठीक है, कोई कहता है कि कौन सा देश से है, तो भारत देश से, है ना। तो ये क्या कर रहा है, हम लोग को पहचान दिला रहा है। दूसरा, एकता का प्रतीक। क्या है? राष्ट्र जो होता है ना, वो एकता का प्रतीक होता है। कह रहा है यह जो है समाज में एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। फिर तीसरा इसका महत्व है सुरक्षा और शांति। क्या है? सुरक्षा और शांति। कह रहा है कि राष्ट्र लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्र क्या करता है? लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है और बाहरी खतरों से भी बचाता है। फिर चौथा इसका महत्व है विकास और समृद्धि। क्या है? विकास और समृद्धि। कह रहा है कि राष्ट्र एक व्यवस्था बनाता है जिसमें लोग आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहा गया? तो राष्ट्र जो है ना, एक ऐसा व्यवस्था बनाता है जिसमें से वो सारे लोगों के बारे में सोचता है। ठीक है, उस देश के जितने भी लोग हैं, सारे देश के बारे में, सारे लोगों के बारे में सोचता है कि वो क्या कर सके, अपना आर्थिक विकास कर सके, अपना सामाजिक विकास कर सके और अपना सांस्कृतिक विकास कर सके। फिर पांचवा इसका महत्व है सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय। कह रहा है कि यह लोगों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। ये क्या करता है? लोगों को समान अधिकार, समान मतलब समझ से एक समान अधिकार, जितना अधिकार मुझे प्राप्त है उतना ही अधिकार दूसरों को भी प्राप्त होगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र की महत्वता कहते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न था इसी में कि राष्ट्रीयता का अर्थ बताइए। क्या बताइए? राष्ट्रीयता का अर्थ। कि राष्ट्रीयता हम लोग किसको कहते हैं? हम लोगों ने जाना कि जहां पे एक समूह के लोग रहते हैं, एक भाषा के लोग रहते हैं, जो क्षेत्र एक जगह पे हो उसको हम लोग राष्ट्र कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीयता किसको कहते हैं? तो राष्ट्रीयता का मतलब होता है किसी देश के लोगों में आपसी जुड़ाव, प्रेम और एकता का भावना। अर्थात कह सकते हैं कि जब लोग अपने देश, उसकी संस्कृति और भाषा तथा परंपराओं से प्यार करते हैं और उसे एक परिवार की तरह मानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता। मीन्स कह दिया कि जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, अपने राष्ट्र के लोगों को अपना मानता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता। ठीक है, आपने सुना होगा कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। मतलब जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे? हम लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, हम लोगों को कुचल रहे थे, हम पे इस प्रकार से अत्याचार कर रहे थे कि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना आने लगी। राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्र के बारे में लोग सोचने लगे, राष्ट्र के प्रति उन लोगों को एकता आया, है ना, प्रेम आया। और उसके बाद वो लोग एकजुट होकर के क्या किए? तो अपने देश को आजाद करने में भूमिका निभाए। तो वो यहां पे कह रहा है कि जब लोग अपने देश, उसकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं से प्यार करते हैं और उसे एक परिवार की तरह समझते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता। ठीक है, अब कह रहा है कि राष्ट्रीयता का महत्व तथा इसका अर्थवता को बताएं, है ना। और इसी में इसका अवधारणा भी आ जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीयता हमें एकजुट बनाती है। राष्ट्रीयता क्या करती है? हम लोगों को एकजुट बनाती है। यह हमें सिखाती है कि हम सभी एक देश के नागरिक हैं और हमें अपने देश की तरक्की और भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये क्या सिखाता है? तो ये हम लोगों को सिखाता है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें अपने देश की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इससे देश मजबूत और खुशहाल बनता है। इससे क्या होगा? हमारा देश मजबूत होगा और शक्तिशाली होगा, उसके साथ साथ खुशहाल भी रहेगा। इसी में आगे कह रहा है कि राष्ट्रीयता का अर्थ है अपने देश या राष्ट्र के प्रति गहरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण की भावना। क्या कह रहा है? कि राष्ट्रीयता का मतलब होता है अपने देश के प्रति क्या रखें? गहरी निष्ठा रखें, प्रेम रखें और समर्पण की भावना रखें, है ना। इसी को हम लोग राष्ट्रीयता कहते हैं। कह रहा है राष्ट्रीयता का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीयता का क्या क्या महत्व है। तो देखिए, पहला महत्व है राष्ट्रीय एकता का आधार। ये क्या करता है? राष्ट्रीय एकता में राष्ट्र को एक करता है। कह रहा है कि राष्ट्रीयता नागरिकों को एकजुट करती है और उन्हें
एक साझा उद्देश्य के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें बताती है कि हम लोग को एक साथ मिलकर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कह रहा है कि यह विभिन्न जातियों, धर्मों और सांस्कृतिक समूहों को एक मंच पर लाने का कार्य करती है। ठीक है, मीन्स कह रहा है कि ये सारे लोगों को एक साथ जोड़ती है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो और कोई भी जाति का हो। दूसरा कह रहा है देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा। ये क्या करता है, हम लोगों को बताता है कि हम लोगों के अंदर देशभक्ति होना चाहिए और बलिदान देने की प्रेरणा भी होनी चाहिए। कह रहा राष्ट्रीयता नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करती है और उन्हें अपने देश की रक्षा और सम्मान के लिए बलिदान करने की प्रेरणा देती है कि आप अपने देश की सम्मान हेतु, अपने देश की रक्षा हेतु बलिदान भी दे सकते हैं, है ना। तीसरा इसका महत्व है राजनीतिक स्थिरता। कह रहा है कि राष्ट्रीयता राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होती है। यह सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करती है और समाज में सामंजस्य बनाए रखती है। कौन? तो राष्ट्रीयता, है ना। फिर चौथा इसका महत्व है आर्थिक विकास। ये क्या करता है, हमारा आर्थिक विकास कर रहा है कि राष्ट्रीयता आर्थिक विकास में सहायक होती है क्योंकि यह नागरिकों को अपनी मेहनत और संसाधनों का उपयोग अपने देश के विकास करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, कह रहा ना कि राष्ट्रीयता जो है आर्थिक विकास में सहायता करती है क्योंकि यह नागरिकों को अपनी मेहनत और संसाधनों का उपयोग अपने देश के विकास करने के लिए प्रेरित करती है कि आप क्या करें, यहाँ के चीजों का उपयोग करें। ठीक है, और अपने देश का क्या करें, विकास करें। और देश का जब विकास होगा तो आपका भी विकास होगा। फिर पांचवा इसका महत्व है संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। कह रहा है कि राष्ट्रीयता से जुड़ी भावना देश की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को सहेजने में मदद करती है। अगर हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना होती है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे देश के सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रखते हैं, अपनी परंपराओं को बचाते हैं। यह समाज में सांस्कृतिक विविधता के बावजूद एकता बनाए रखती है। ठीक है, और यह क्या करता है, समाज में विविधता मीन समाज में अलगाव होने के बाद भी हम लोगों को एकता के सूत्र में बांध के रखती है। कौन? राष्ट्रीयता। अंततः इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता केवल एक भावना ही नहीं है बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी देश को शक्ति, समृद्धि और वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा प्रदान करती है। मीन्स क्या कहा गया कि राष्ट्रीयता केवल एक भावना नहीं है बल्कि क्या, एक ऐसा माध्यम है जो देश को शक्तिशाली बनाता है, समृद्ध करता है और वैश्विक मंच पे मीन्स विश्व के रूप में उभारता है ना, वैश्विक शक्ति के रूप में उभारता है। कह रहा है कि यह नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करती है और यह नागरिकों को बताती है कि हमें जो है ना अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठा, मतलब निष्ठा भाव से जो है ना कर्तव्य निभाना चाहिए। अब हमारा तीसरा इसी में प्रश्न था राष्ट्रीय चेतना का अर्थ। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेजर 8 हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे इस चैनल पर करवाई जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्द से जल्द मैं ये वीडियो बना दूं। ठीक है, मैं इस पूरा मेजर 8 हिंदी आपका कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना का अर्थ, कि राष्ट्रीय चेतना किसको कहते हैं, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना का अर्थ है राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जागना। राष्ट्र के प्रति अगर देशभक्ति है आपके मन में उसको हम लोग राष्ट्रीय चेतना कहेंगे। राष्ट्र के प्रति अगर आप जागरूक हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय चेतना कहेंगे। ठीक है, कह रहा है अर्थात हम कह सकते हैं कि जब लोग अपने देश की समस्याओं, संस्कृति, इतिहास और विकास को समझते हैं और उसे बेहतर बनाने के लिए एकजुट होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना। में सीधा समझिएगा कि जब लोगों को लगता है कि हमारे देश में कुछ समस्याएं हैं, हमारे संस्कृति पे कुछ समस्याएं आ रही है, ठीक है, हमारे इतिहास और हमारे विकास में कुछ समस्याएं आ रही है, और जब लोग एकजुट होकर के इसको बेहतर में विकास करने का प्रयास करते हैं, इसको संभालने का प्रयास करते हैं, उसी को हम लोग राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। अब कह रहा है यह भावना देशवासियों को एक साथ जोड़ने और देश की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। क्या कह रहा है, यह भावना जो है ना देशवासियों को एक साथ जोड़ता है और देश की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। यह हमें एकता और भाईचारे का एहसास कराती है। ये क्या करती है, तो हमें एकता और भाईचारे का एहसास करवाती है। कह रहा है ये अपने देश की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। ये प्रेरणा देती है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने देश की भलाई करनी चाहिए। यह अपने देश की विकास और सुरक्षा में योगदान करने का उत्सव पैदा करती है। आसान भाषा में इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना का मतलब है अपने देश से प्यार करना
उसकी मदद करना और उसे आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल करके काम करना। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना का सीधा मतलब समझिएगा कि अपने देश से प्यार करना, अपने देश का मदद करना और उसे आगे बढ़ाने के लिए जो है ना भरसक प्रयास करना, मिलजुल करके कार्य करना, उसी को हम लोग राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय चेतना का महत्व के बारे में बताइए। क्या बताइए? राष्ट्रीय चेतना के महत्व के बारे में। तो पहला उनका महत्व है देश के प्रति प्रेम। राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है कि आपके अंदर देश के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। कह रहा है कि जब लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्यार और सम्मान रखते हैं तो वे राष्ट्र के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित होते हैं, और इसे ही राष्ट्रीयता कहते हैं या तो राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। दूसरा महत्व है एकता और सामूहिकता। क्या है? एकता और सामूहिकता। ये जो है ना हम लोग को एकता के सूत्र में बांधता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना से लोगों में एकता आती है, जिससे समाज में मिलजुल करके काम करने की भावना बढ़ती है। फिर तीसरा इसका महत्व है समाज में बदलाव। इससे क्या आता है? समाज में बदलाव आता है। कैसे? तो कह रहा है कि यह चेतना लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करती है। यह चेतना जो है ना लोगों को बताती है कि आपका क्या अधिकार है, आपका क्या कर्तव्य है, हर चीज के बारे में बताती है, जिससे वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जिससे क्या करते हैं? वे समाज में जो है ना सकारात्मक बदलाव लाते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये जो है हमारे देश के प्रगति में भी प्रयास करता है। कह रहा है कि जब हर नागरिक राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होता है, जब हर नागरिक के मन में राष्ट्रीय चेतना होती है तो हमारा राष्ट्र जो प्रगति करता है, विकास करता है, और विकास में तेजी आती है। हमारे राष्ट्र के विकास में भी तेजी आती है। तो अंततः इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना देश के हर नागरिक के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय चेतना मतलब देश के हर नागरिकों के मन में होनी चाहिए, हर नागरिकों के दिल में होनी चाहिए, क्योंकि यह समाज में समृद्धि, शांति और एकता लाने में मदद करती है। ये क्या करती है? समाज में समृद्धि लाती है, शांति लाती है और एकता के सूत्र में हम लोगों को बांधती है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न होने वाला है भारतीय एवं पाश्चात्य रंगमंच की अवधारणा, उद्भव एवं विकास का वर्णन करें। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच की क्या क्या अवधारणा है, इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो यहां तो हम लोग भारतीय का मतलब समझ रहे हैं कि भारतीय मतलब भारत होता है, लेकिन पाश्चात्य मतलब क्या होता है ना? तो मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझा देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर बात करें भारतीय रंगमंच का, किसका? भारतीय रंगमंच का, तो बताना आपको इस प्रकार से है कि भारत में जिस रंगमंच का उद्भव हुआ या तो जिस नाटक परंपरा का उद्भव हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय रंगमंच कहते हैं, है ना? और अगर बात करें पाश्चात्य रंगमंच का तो आपको कहना है कि पश्चिमी देशों में, कहां पे? पश्चिमी देशों में जिन नाट्यों का, जिन रंगमंचों का उद्भव हुआ उसको हम लोग पाश्चात्य रंगमंच कहेंगे। क्या कहेंगे? पाश्चात्य रंगमंच। तो देखिए आंसर आपको स्टार्ट करना है इस प्रकार से। सबसे पहले आपको लिखना है आंसर, और आंसर में लिखना है भारतीय रंगमंच और पाश्चात्य रंगमंच का अर्थ। लिखना है इस प्रकार से कि भारत में पनपे रंगमंच या नाट्य परंपरा को भारतीय रंगमंच कहते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत में जिस रंगमंच का उद्भव हुआ, जिस नाट्य परंपरा का उद्भव हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? भारतीय रंगमंच कहेंगे। उसके साथ साथ पश्चिमी देशों में, कहाँ पे? पश्चिमी देशों में जो रंगमंच का उद्भव हुआ, जो नाट्य कला का उद्भव हुआ उसको हम लोग पश्चिमी रंगमंच कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्चिमी रंगमंच कहेंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगर भारतीय रंगमंच के बारे में। किसके बारे में? भारतीय रंगमंच के बारे में। तो कह रहा है कि भारतीय रंगमंच भारत की प्राचीन नाट्य परंपरा को दर्शाता है। क्या कह रहा है कि भारतीय रंगमंच जो है ना वो क्या करता है? तो भारत की प्राचीन मतलब पहले की नाट्य परंपरा, पहले कैसे नाटक होता था, है ना, उसको दर्शाता है। कौन? भारतीय रंगमंच। कह रहा है कि जो संस्कृति, धर्म और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, अतः हमारे समाज से भी जुड़ा हुआ है। आगे कह रहा है कि यह वैदिक काल से चला आ रहा है। यह जो नाटक परंपरा है या जो भारतीय रंगमंच है ये वैदिक काल से चला आ रहा है और मुख्य रूप से नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और ये जो है नाटकों पर आधारित है, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। आगे कह रहा है कि इसमें संस्कृत नाटक जैसे कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, भवभूति जी का उच्चार रामचरित और भास के नाटक शामिल है। ठीक है, इसमें से जो है ना
बहुत सारे नाटक शामिल है, जैसा कि कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है, भवभूति जी का उत्तर रामचरित है ना, और कई और नाटक भी इसमें से शामिल हैं। कह रहे कि आधुनिक भारतीय रंगमंच में क्षेत्रीय भाषाओं और लोक परंपराओं जैसे कथकली, यक्षगान, रासलीला और नौटंकी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कह रहा है ना कि आधुनिक में अभी जो भारतीय रंगमंच है उसमें से क्षेत्रीय भाषा मतलब अगल बगल के भाषा और लोक परंपरा में लोगों का परंपरा जैसे कि कथकली हो गया, यक्षगान हो गया, रासलीला हो गया, ठीक है, ये सब का योगदान जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो यहाँ तक आपको स्टार्टिंग में लिखना है। फिर आपको एक पॉइंट और बनाना है, लिखना है कि भारतीय रंगमंच में भावनाओं और प्रतीकों का उपयोग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय रंगमंच जो होता है ना उसमें से भावनाओं का प्रयोग होता है, मनुष्यों के भावनाओं को दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे आपको आ जाना है, क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय रंगमंच की अवधारणा कि बताइए कि भारतीय रंगमंच की क्या अवधारणा, क्या सोच है इसका। तो कह रहा है कि भारतीय रंगमंच जो है ना केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे एंजॉय ही करना है, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश देने का एक साधन है। यह एक ऐसा साधन है जिससे हम समाज को सुधार सकते हैं, अपने संस्कृति को सुधार सकते हैं, अपने सभ्यता को बचा के रख सकते हैं। कह रहा है कि यह मानव जीवन की गहराइयों को समझने और धर्म, नैतिकता और समाज को जोड़ने का काम करता है। ये कौन सा काम करता है? तो मानव जीवन को समझने का कार्य करता है, हमारे धर्म को, हमारे नैतिकता को, हमारे समाज को जोड़ने का काम करता है। कौन? भारतीय रंगमंच की अवधारणा। अब यहां पे कह रहा है कि भारतीय रंगमंच की उद्भव कैसे हुआ, है ना, भारतीय रंगमंच की उद्भव कैसे हुआ। तो भारतीय रंगमंच की उद्भव की बात करें तो उसका उद्भव शुरुआत होता है वैदिक काल से। कहां से? वैदिक काल से। कहा जाता है कि भारतीय रंगमंच की जड़ें जो है ना वेदों में मिलती है। भारतीय रंगमंच की जो जड़ें हैं वो कहां से मिलती है? वेदों से मिलती है। और इसमें नाट्य का वर्णन नाट्यवेद के रूप में किया गया है। इसमें नाटक का जो वर्णन है ना वो नाट्यवेद के रूप में किया गया है। किसके रूप में? नाट्यवेद के रूप में किया गया है। कह रहे कि भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र लगभग 200 ईस्वी पूर्व, है ना, ये भारतीय रंगमंच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहा गया कि भरत मुनि द्वारा लिखित जो नाट्य शास्त्र है ना ये भारतीय रंगमंच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्या था? ग्रंथ है। इसमें अभिनय, संवाद, नृत्य, संगीत और मंच के बारे में जो है ना विस्तृत रूप से बताया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका पॉइंट बनाया गया धार्मिक अनुष्ठान। ये धार्मिक अनुष्ठान से भी संबंधित था। कह रहा है कि रंगमंच का आरंभ जो है ना धार्मिक अनुष्ठानों और नृत्य नाटकों के रूप में हुआ। रंगमंच का जो शुरुआत हुआ था वो कैसे हुआ था? धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में हुआ था और नृत्य नाटकों, नृत्य मतलब समझते हैं नाच गान के साथ में। उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो रामायण और महाभारत के घटनाक्रम को मंच पर प्रस्तुत करना, रामायण और महाभारत का जो घटना है उसको मंच पर प्रस्तुत करना, यहीं से रंगमंच का शुरुआत हुआ था, भारतीय रंगमंच का। आगे हमारा कह रहा है कि भारतीय रंगमंच की विकास, भारतीय रंगमंच का जो है ना विकास कैसे हुआ। तो भारतीय रंगमंच की विकास की अगर बात करें तो इसका विकास जो है ना प्राचीन काल से हुआ है। किसका? इसका विकास प्राचीन काल से ही रहा है। कह रहा है कि संस्कृत नाटक जैसे कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, भास के नाटक मंदिरों और खुले स्थानों में होता था। कह रहा ना कि पहले जो नाटक हुआ करते थे, जैसे कि कालिदास का जो नाटक हुआ, ये सब कहाँ होता था? तो मंदिरों में होता था और खुले स्थानों में होता था, है ना। उसके बाद आता है मध्यकाल। क्या आता है? मध्यकाल। तो कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के दौरान कृष्ण लीला, रामलीला जैसी प्रस्तुतियां प्रचलित हुई। जब भक्ति आंदोलन यहाँ पे हुआ तो भक्ति आंदोलन के दौरान जो है ना यहाँ पे कृष्ण लीला, रामलीला जैसी प्रस्तुतियां जो है ना अधिक प्रचलित हुई, मीन्स विख्यात हुआ। आगे कह रहा है कि उसी समय लोक रंगमंच का विकास हुआ। उसी समय क्या हुआ? लोक रंगमंच का विकास हुआ, जैसे कि नौटंकी, कठपुतली, नृत्य और यक्षगान। ठीक है, ये सब चीजों का जो है ना उस समय विकास हुआ था। उसके बाद हमारा आ जाता है आधुनिक काल। क्या आ जाता है? आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में लिखना है इस प्रकार से कि ब्रिटिश शासन के दौरान रंगमंच पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ा। आधुनिक थिएटर की शुरुआत हुई जिसमें प्रसिद्ध नाटककार जैसे गिरीश चंद्र घोष, हबीब तनवर और विजय तेंदुलकर ने योगदान दिया। क्या कह रहा है? और जब आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में जो है ना प्राचीन सभ्यता को छोड़ लोग क्या करने लगे? तो नए और ब्रिटिश शासन के दौरान पाश्चात्य
प्रणाली को अपनाने लगे, मीन्स कह सकते हैं पश्चिमी देशों के नाट्य कला को अपनाने लगे। जैसा कि यहाँ पे उस समय क्या हुआ, आधुनिक थिएटर का शुरुआत हुआ। उसके पहले थिएटर नहीं था, लेकिन यहीं से जो है थिएटर का शुरुआत होता है, जिसमें से भूमिका कौन कौन निभाते हैं, तो प्रसिद्ध नाटककार गिरीश चंद्र घोष, हबीब तनवर और विजय तेंदुलकर, ठीक है, ये सब ने क्या किया, अपना अहम योगदान दिया। अब हमारा प्रश्न था कि भारतीय रंगमंच के बारे में तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब बताइए कि पाश्चात्य रंगमंच क्या है ना, और इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो अगर बात करते हैं पाश्चात्य रंगमंच का, तो मैंने आपको बताया कि पश्चिमी देशों में उद्भव रंगमंच और नाट्यों को हम लोग क्या कहते हैं, पाश्चात्य रंगमंच कहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच पश्चिमी देशों जैसे कि यूरोप, अमेरिका की नाट्य परंपरा को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से ग्रीक, रोमन और बाद में आधुनिक यूरोपीय शैली पर आधारित है। आगे कह रहा है कि इसकी शुरुआत जो है ना प्राचीन ग्रीस से हुई, जहां पे सोफोक्लिस और यूरिपिडीज जैसे नाटककारों ने महान त्रासदियां लिखी। कह रहे हैं ना कि इसका शुरुआत जो है कहां से हुआ, ग्रीस से हुआ, जहां पे कई महान नाटककार आए थे, जैसे कि सोफोक्लिस आए थे, यूरिपिडीज आए थे, ये सब ग्रीस के जो है ना क्या थे, तो महान नाटककार थे। कह रहा है कि यह यथार्थवाद और तार्किकता पर आधारित होता था, यह जो है रियलिज्म मतलब रियल होता था। रियल मतलब समझते हैं क्या, सचमुच का वो होता था, है ना। और इसमें कथानक, संवाद और मंच सज्जा पर जोर दिया जाता था। और उस समय जो है ना इसमें कथानक होता था, बातचीत भी होता था, और मंच के सजावट पे जो है ना विशेष ध्यान दिया जाता था। कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच में शेक्सपियर, गोइथे और इब्सन जैसे नाटककारों ने अहम योगदान दिया। आगे क्या कहा कि पाश्चात्य रंगमंच जो है, पश्चिमी देशों का जो रंगमंच है, उसमें से शेक्सपियर ने, गोइथे ने और इब्सन ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे कह रहा है कि आधुनिक पाश्चात्य रंगमंच में थिएटर ऑफ एब्सर्ड और मॉडर्न ड्रामा जैसी शैलियां शामिल हुई। कहां पे, आधुनिक पाश्चात्य रंगमंच में। अब यहां पे हमारा प्रश्न कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच की अवधारणा, कि बताइए कि पाश्चात्य जो रंगमंच है उसकी क्या क्या अवधारणा है, क्या क्या सोच है। तो कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच मुख्य रूप से मनोरंजन और मानव जीवन की वास्तविकताओं को प्रस्तुत करने पर केंद्रित है। क्या कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच जो है ना वो मुख्य रूप से मनोरंजन करवाता है और मानव जीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत करने पर केंद्रित करता है। यह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है ना। अब बात यहां पे आती है कि पाश्चात्य रंगमंच का उद्भव कैसे हुआ। तो इसका उद्भव जो है ग्रीक रंगमंच से शुरुआत हुआ। तो वही यहां पे कह रहा है कि लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्राचीन ग्रीस में रंगमंच का जन्म हुआ, और उस समय देवताओं और मिथकों पर आधारित त्रासदी और हास्य नाटक लिखे जाते थे। उस समय जो है ना देवताओं पर आधारित और मिथकों, ठीक है, उस पर आधारित जो है ना हास्य नाटक मतलब हंसने वाला नाटक लिखा जाता था। इसके प्रमुख नाटककार कौन कौन थे, होमर थे, सोफोक्लिस थे और अरिस्टोफेन्स थे, है ना, ये सब प्रमुख नाटककार थे। कह रहा है उसके बाद हमारा आया रोमन रंगमंच। क्या आया, रोमन रंगमंच। कह रहा है कि यह जो है ना ग्रीक रंगमंच से प्रेरित था, लेकिन उससे अधिक व्यावसायिक और मनोरंजन प्रधान था। यह जो है ग्रीक से प्रेरित था, लेकिन उससे भी ज्यादा यह मनोरंजन करवाता था। आगे कह रहा है कि इसमें मंच सजावट पर, भव्यता पर ध्यान दिया गया। ठीक है, इसमें यह चीज पर ध्यान दिया गया कि मंच को कैसे सजाया जाए और कैसे भव्य किया जाए। आगे हमारा प्रश्न था कि पाश्चात्य रंगमंच का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। तो पाश्चात्य रंगमंच की बात करें तो इसका विकास जो है ना मध्यकालीन यूरोप से ही हुआ है। कह रहा है कि धार्मिक नाटक जैसे बाइबल पर आधारित, है ना, ये सब जो नाटक होते थे वो चर्च में प्रस्तुत किए जाते थे। कहां पे, चर्च में। और उस समय का मंचन जो था ना उस सरल था। उस समय जो मंच होता था, मंच पे जो कार्यक्रम किया जाता था वो सरल था, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या आई, जटिलता आई, में कठिनाई आई। आगे देखिए, कह रहा है कि अब आया पुनर्जागरण काल। क्या है, पुनर्जागरण काल। कह रहा है कि नाटकों का पुनर्जागरण हुआ, है ना, जिसमें से विलियम शेक्सपियर महान नाटककार सामने आए। कह रहा है ना कि नाटकों का क्या हुआ, पुनः से जन्म हुआ, जिसमें से विलियम शेक्सपियर जो है ना सामने आए। इसमें से थिएटर अधिक पेशेवर
और परिष्कृत हो गया। ठीक है, इसमें से थिएटर जो है ना बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फेमस हो गया। इसके आगे आपके और भी पॉइंट हैं, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इससे रिलेटेड और भी प्रश्न देखना चाहते हो तो इसकी पूरी तैयारी मेरे चैनल पर करवाया गया दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप लोग सारे प्रश्नों को आसान शब्दों में डील कर सकते हो। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए गला भी बैठ गया है, इसलिए आवाज़ भी दूसरा टाइप का आता होगा, है ना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। देखिए, तीसरा यहाँ पे पॉइंट बनाना है आधुनिक और समकालीन रंगमंच, कि अभी का रंगमंच और पहले का रंगमंच। कह रहा है कि आधुनिक रंगमंच में यथार्थवाद, प्रतीकतावाद और प्रयोगात्मक रंगमंच का विकास हुआ। में सीधा क्या कहा गया कि आधुनिक जो रंगमंच है ना उसमें सच्चाई दिखाया गया, जो प्रतीक है, ठीक है, जो किसी का प्रेरणा देता है वो चीज़ को दिखाया गया, ठीक है, और प्रयोग करके हर चीज़ बताया गया। कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों और डिजिटल प्रभावों का भी उपयोग शुरू हुआ। किसमें, तो आधुनिक चीज़ों में, है ना। आगे कह रहा है कि आप दोनों के बीच में हम लोग थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं, भारतीय रंगमंच और पाश्चात्य रंगमंच। तो कह रहा है कि भारतीय रंगमंच धार्मिक और सांस्कृतिक भावना पर आधारित है, जबकि पाश्चात्य रंगमंच जो है ना वो सामाजिक और तार्किक मुद्दों को प्राथमिकता देता है। क्या कहा गया कि भारतीय रंगमंच जो है ना वो धर्म को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, मतलब अपने संस्कृति की भावना और धार्मिक भावना को रखता है, लेकिन पाश्चात्य रंगमंच जो है ना अपने सामाजिक और तार्किक मुद्दों को वो प्रभावित करता और प्राथमिकता देता है। वहीं पे दूसरा कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में प्रतीकवाद और संगीत प्रधान है। भारतीय रंगमंच में जो है ना संगीत प्रधान है, जबकि पाश्चात्य रंगमंच में यथार्थवाद में सच्चाई और संवाद प्रधान है। आगे कहा गया कि दोनों ही रंगमंच अपने अपने समाज का दर्पण है, और दोनों रंगमंच जो है ना अपने अपने समाज का क्या है, दर्पण है, मतलब आईना है ना, और मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। और ये क्या करते हैं, तो मनुष्य के परेशानियों को व्यक्त करते हैं, मनुष्य के प्रॉब्लम को बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है, हिंदी रंगमंच के विकास यात्रा की विस्तार से व्याख्या करिए। मिस कह सकते हैं कि आपको बताना है कि आखिर हिंदी रंगमंच का विकास किस किस युग में हुआ और कैसे कैसे हुआ, उसको विस्तार पूर्वक बताइए, एक एक करके डिटेल से बताइए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि आखिर हिंदी रंगमंच का मतलब क्या होता है। क्या समझेंगे कि हिंदी रंगमंच का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हिंदी रंगमंच का अर्थ। क्या लिखेंगे, हिंदी रंगमंच का अर्थ। और इतने आसान भाषा में आपको समझाया गया ना कि आप जिंदगी में कभी इसको भूलोगे नहीं, बस आपको देखना एक बार। कह रहा है कि हिंदी भाषा में किए गए नाटकों और नाट्य प्रस्तुतियों को ही हिंदी रंगमंच कहते हैं। कोई पूछेगा कि बाबू हिंदी रंगमंच किसको कहते हैं, तो आपको सीधा कहना है कि हिंदी भाषा में किए गए नाटकों को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी रंगमंच। क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी रंगमंच। ठीक है, अब इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या, नहीं, है ना। अब कह रहा है कि यह एक ऐसा मंच है जहां हिंदी में संवाद, अभिनय और प्रदर्शन के माध्यम से कहानियां और विचार प्रस्तुत किया जाता है। कह रहा है ना कि हिंदी रंगमंच एक ऐसा मंच होता है जहां पे क्या किया जाता है, हिंदी में संवाद, मतलब हिंदी में बातचीत किया जाता है, अभिनय जो किया जाता है, एक्टिंग जो किया जाता है उसमें भी हिंदी में किया जाता है। उसके साथ साथ वहाँ जो प्रदर्शन किया जाता है वो सब का सब हिंदी में किया जाता है, और वहाँ पे जो कहानियाँ कही जाती है, जो विचार प्रस्तुत किया जाता है, वो सारे के सारे चीज़ों जो है वो किस में रहती है, हिंदी में रहती है। इसीलिए इसको हिंदी रंगमंच कहा गया। क्या कहा गया, हिंदी रंगमंच। मिस यहाँ तक आप सीधा समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा में कहानियों और विचार को प्रस्तुत करने के नाटकों को हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी रंगमंच कहते हैं, है ना। ये चीज आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब यहां पे कह रहा है कि इसमें कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनय, संगीत, नृत्य और प्रकाश जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कह रहा है कि इसमें जो कहानी का उपयोग किया जाता है और ये कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक्टिंग किया जाता है, गीत गाया जाता है, नृत्य मतलब नाच गान किया जाता है, और उस पर जो है ना प्रकाश भी डाला जाता है, मतलब इसका महत्व भी बताया जाता है। आगे कह रहा है कि हिंदी रंगमंच में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों को दिखाने के साथ साथ मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया। अब यहां पे क्या कहा कि हिंदी रंगमंच में जो है ना
सामाजिक मुद्दा को तो दिखाया ही जा रहा है, सांस्कृतिक मुद्दा को तो बताया ही जा रहा है, ठीक है, और राजनीतिक मुद्दों को भी बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के मनोरंजन का भी ख्याल रखा गया है कि ऐसा नाटक होना चाहिए कि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाए, है ना। कह रहा है कि यह साहित्य और कला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्या कह रहा है कि यह जो है ना साहित्य और कला का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्या? तो हिंदी रंगमंच जो क्या करता है, हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के संस्कृति को बढ़ावा देता है। मीन्स कह सकते हैं हिंदी भाषा को बढ़ावा देता है और हिंदी संस्कृति को जो है ना ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। कौन? हिंदी रंगमंच। तो इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग से लिख देना है। अब हमारा प्रश्न आता है दोस्तों कि हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास कैसे हुआ। क्या प्रश्न आता है? हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो इसको जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न मेरे चैनल पे बताए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप लोग सारे प्रश्न क्लियर कर सकते हो, है ना। तो देखिए, अगर बात करते हैं हिंदी रंगमंच के उद्भव एवं विकास का, तो इसका प्रारंभिक अवस्था जो माना जाता है वो कब माना जाता है? प्राचीन काल से माना जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। कहा गया है इसकी प्रारंभिक अवस्था ये कहां से शुरू हुआ। कह रहा है कि हिंदी रंगमंच का उद्भव प्राचीन काल में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से हुआ। क्या कह रहा है? हिंदी रंगमंच का जो उद्भव है, शुरुआत जो है वो प्राचीन काल में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से शुरू हुआ। आगे कह रहा है कि भारत में नाट्य कला का आरंभ जो है ना वेदों और नाट्य शास्त्रों से माना जाता है। भारत में जो नाट्य कला का आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ, वो किससे माना जाता है? वेदों से माना जाता है और नाट्य शास्त्रों से माना जाता है। कह रहा है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र दुनिया का सबसे पुराना नाट्य कला ग्रंथ है। क्या कहा गया? कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है ये दुनिया का सबसे पुराना नाट्य कला ग्रंथ है ना। अब यहां पे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय रंगमंच, क्या कह रहा है? प्राचीन भारतीय रंगमंच। कह रहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों और कथाओं को प्रदर्शित करने के लिए नाटकों का उपयोग होता था। क्या कह रहा है? कि धार्मिक अनुष्ठानों और कथाओं को बताने के लिए जो है ना नाटक का उपयोग होता था। इसमें रामायण महाभारत की कहानियों का मंचन होता था। मिस कह रहा है कि धार्मिक चीजों को बताने के लिए नाटक का प्रयोग होता था और वो नाटक में रामायण की कथा दिखाई जाती थी, महाभारत की कथा दिखाई जाती थी। ऐसे कई धार्मिक कथाएं हैं जिसको इसमें प्रदर्शित किया जाता था। कह रहा है इस दौर में नाटक मंदिरों और खुले स्थानों में प्रस्तुत किए जाते थे। क्या कह रहा है? कि इस दौर में इस युग में जो है ना नाटक जो है मंदिर में किया जाता था और खुले स्थानों में प्रस्तुत किया जाता था। अब उसके बाद हमारा आता है मध्यकालीन युग। क्या आता है? मध्यकालीन युग। तो कहा जाता है कि मध्यकाल में हिंदी रंगमंच पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा। मध्यकाल में हिंदी रंगमंच पर क्या हुआ? भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा। इस समय रामलीला और कृष्ण लीला जैसी नाट्य विद्याएं लोकप्रिय हुई। इस समय क्या हुआ? रामलीला और कृष्ण लीला जैसे नाटक जो है ना फेमस हुआ और ये नाटक धार्मिकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किए जाते थे। यह जो नाटक किया जाता था क्यों किया जाता था? ताकि धार्मिक एकता बना रहे और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिले, है ना। अब यहां पे कह रहा है कि आधुनिक हिंदी रंगमंच का विकास। अब जो हमारा आधुनिक अभी जो रंगमंच चल रहा है, हिंदी नाटक चल रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार से उसका विकास हुआ। तो कह रहा है आधुनिक हिंदी रंगमंच का विकास 19वीं सदी में हुआ। आधुनिक हिंदी रंगमंच का विकास जो है ना कब हुआ? 19वीं सदी में हुआ। और इस समय रंगमंच पर सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को जगह दिया गया। और इस समय के रंगमंच पे जो है ना सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मिस कह सकते हैं, समाज की बातों को, राजनीति की बातों को और सांस्कृतिक बातों को जो है ना जगह दिया गया। अब इसका शुरुआती प्रयास की बात करें तो कह रहा है 19वीं सदी के मध्य में कोलकाता और बंबई जैसे शहरों में आधुनिक थिएटर का आरंभ हुआ। 19वीं सदी के आरंभ में क्या हुआ? तो कोलकाता और बंबई जैसे शहरों में आधुनिक थिएटर, आप लोग मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं ना, वही थिएटर का आरंभ हुआ। हिंदी रंगमंच पर पारसी थिएटर का गहरा प्रभाव पड़ा। और हिंदी रंगमंच पे जो है ना पारसी में कह सकते हैं पश्चिमी देशों का गहरा प्रभाव पड़ा। कह रहा है कि पारसी थिएटर ने मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक समस्याओं को भी मंच पर लाने का काम किया। अब पारसी थिएटर जो था उसने क्या किया? मनोरंजन तो करवाया ही, उसके साथ साथ समाज की समस्याओं को भी
लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। इसमें प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से थे, कौन कौन व्यक्ति ने इसका विकास किया? तो पहले माना जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहा जाता है कि आधुनिक हिंदी रंगमंच के जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। उन्होंने अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे नाटक लिखे और उसको जब प्रदर्शित किया तो उससे पता चला कि हमारी भारत की दुर्दशा कैसी है, हमारी भारत की दशा कैसी है। उसके बाद इसी में आते हैं जयशंकर प्रसाद। कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के छायावादी युग के महान लेखक थे। कौन? जयशंकर प्रसाद जो थे वो हिंदी साहित्य के छायावाद युग के एक महान लेखक थे। उनके नाटक जैसा कि चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना को प्रदर्शित करता है। जो क्या दिखाता है? हमारे इतिहास को दिखाता है और हमारे सांस्कृतिक को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अब देखिए यहां पे प्रश्न उठ रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी रंगमंच, जिस समय भारत में आंदोलन चल रहा था आजादी के लिए, उस समय हिंदी रंगमंच कैसा था? तो कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी रंगमंच ने देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भारत में आजादी का दौर चल रहा था उस समय हिंदी रंगमंच ने क्या किया? देशभक्ति फैलाया और सामाजिक जागरूकता फैलाया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने नाटकों के माध्यम से अंग्रेजों का, उन्होंने क्या किया? नाटकों के माध्यम से अंग्रेजों के बातों को बताया। ठीक है, अंग्रेज किस प्रकार से हम पे अत्याचार करते थे, हम पे शोषण करते थे, वो चीजों को उन लोगों ने उजागर किया। वही कह रहा है कि नाटकों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध और भारतीय परंपराओं का गौरवशाली चित्रण किया गया। उस समय नाटक में जो है ना ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया है ना, और भारतीय परंपरा का गौरवशाली चित्रण किया गया। उसके बाद हमारा आता है स्वतंत्रता के बाद, जब भारत आजाद हो गया उसके बाद हिंदी रंगमंच का विकास कैसे हुआ? तो कह रहा है कि 1947 के बाद हिंदी रंगमंच में विविधता आई। 1947 के बाद क्या हुआ? हिंदी रंगमंच में जो है ना अलगाव में तो विविधता अलग अलग हुआ ये। ठीक है, और इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर नाटक लिखे जाने लगे। और अब जो है ना इसका विषय चेंज हो गया, और जब विषय चेंज हुआ तो अब जो है नाटक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर आधारित लिखा जाने लगा। कह रहा जिसमें मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों ने आधुनिक रंगमंच को ऊंचाई दिया। जिसमें क्या हुआ? मोहन राकेश थे, धर्मवीर भारती थे और विजय तेंदुलकर ने क्या किया? आधुनिक रंगमंच को एक नया ऊंचाई दिया, मतलब कह सकते हैं इसको फेमस किया। अब इसके प्रमुख नाटककार कौन कौन थे? तो मैंने आपको पहला बताया मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश। कह रहा है कि उनके नाटक जैसा कि आषाढ़ का एक दिन, उसके साथ साथ आधे अधूरे, इसने क्या किया? आधुनिक हिंदी रंगमंच के मील के पत्थर माने जाते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि मजबूती दिया इसने। फिर कहा जा रहा दूसरा है हबीब तनवीर। कौन है? हबीब तनवीर। कह रहा है उन्होंने लोक रंगमंच को नई पहचान दिया। उसने क्या किया? लोक रंगमंच को जो है ना नई पहचान दिया और अपने नाटक चरणदास चोर से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि वर्तमान हिंदी रंगमंच की, अभी जो हमारा हिंदी रंगमंच है अभी के समय में वो कैसा है? तो कह रहा है कि आज हिंदी रंगमंच में पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के नाटकों का समावेश है। आज अगर हम लोग बात करें तो हिंदी रंगमंच जो है ना वो परंपरा, जैसे हमारा परंपरा चल रहा था वैसे भी है, और आधुनिक मीन्स नया तरीके से भी आ चुका है। कैसे? तो कहा गया है कि थिएटर समूह जैसा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने इसे प्रोत्साहन दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने क्या किया? थिएटर समूह को बढ़ावा दिया। उसके साथ साथ कह रहा है कि हिंदी रंगमंच ने फिल्मों और वेब सीरीज के माध्यम से नई पीढ़ी को आकर्षित किया। ठीक है, और हिंदी रंगमंच जो हम लोग आज वेब सीरीज देखते हैं, जो मूवी देखते हैं, वो भी क्या है? हिंदी रंगमंच ही है। क्या है? हिंदी रंगमंच ही है। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को डील किया। अब अंत में हमारा आता है निष्कर्ष की बारी। किसका? निष्कर्ष की बारी। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि हिंदी रंगमंच की यात्रा प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों से शुरू होकर के आधुनिक समस्याओं और समाज की सच्चाई को दर्शाने तक पहुंची है। क्या कह रहा है कि हिंदी रंगमंच की जो यात्रा रही है, जो विकास रहा है, वो पहले क्या था? प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन करता था। मीन्स कह सकते हैं कि प्राचीन जो धार्मिक चीजें थी उसका वर्णन करता था, और अभी जो है ना ये आधुनिक समस्याओं और समाज की सच्चाई को दर्शाने तक पहुंच गई है।
कह रहा है कि यह ना केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और संस्कृति को संरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम भी है। क्या कह रहा है कि ये जो है ना सिर्फ हमारे समाज में जागरूकता ही नहीं फैलाता है बल्कि क्या करता है तो संस्कृति को भी संरक्षित करके रखता, बचा के रखता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। हेलो मेरे दोस्तों, आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि प्रसाद योगिन हिंदी नाटक एवं रंगमंच की विवेचना करें। प्रश्न क्या है कि प्रसाद योगिन हिंदी नाटक एवं रंगमंच की विवेचना करें। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के बारे में हम लोग को जानना है। किसके बारे में? जयशंकर प्रसाद के बारे में, कि आखिर उन्होंने किस प्रकार से नाटक और रंगमंच का विकास किया। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बात किया जाए जयशंकर प्रसाद का, इसका जयशंकर प्रसाद की अगर बात किया जाए तो ये जो है ना हिंदी नाटक के बैकबोन के समान है। इसके हिंदी नाटक के बैकबोन, बैकबोन मतलब जानते हैं, रीढ़ की हड्डी के समान है। बिना इनके हिंदी नाटक का विकास संभव नहीं था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जयशंकर प्रसाद कौन है, क्योंकि बिना जयशंकर प्रसाद को जाने हुए इसके जीवन परिचय के बारे में जानना कठिन होगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे इनके परिचय को। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है ना वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ। ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्या पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो कब हुआ? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी में हुआ था, जो अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कह रहा वे एक संपन्न एवं सुखी परिवार से थे। वे मतलब कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक संपन्न एवं सुखी परिवार से थे, उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं था। कह रहा उनका झुकाव बचपन से ही साहित्य और कला की ओर था। मीन्स वो हमेशा से किसमें इंटरेस्टेड रहे? तो साहित्य और कला में जो है ना हमेशा वो इंटरेस्टेड रहे थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। कह रहा है कि उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक सभी विधाओं में रचना किया है, लेकिन उनके नाटक विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। क्या कह रहा है कि उन्होंने मीन्स जयशंकर प्रसाद ने सभी में कार्य किया है। जैसे कविता भी उन्होंने लिखा है, कहानी भी उन्होंने लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखा है, लेकिन इन चारों में से सबसे फेमस जो हुआ वो क्या हुआ? नाटक हुआ। मीन्स उनका नाटक जो है वो प्रसिद्ध हुआ, और ये तीनों जो है वो प्रसिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इसके परिचय को लिख देंगे। अब देखिए कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद की अगर बात किया जाए तो लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान लेखक, कवि और नाटककार थे। क्या कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद है जो है ना वो हिंदी साहित्य के महान लेखक थे, कवि थे और नाटककार भी थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो कहना है आपको कि उन्हें जो है ना आधुनिक हिंदी के या तो आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि नाटककार के रूप में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नाटकों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों की झलक मिलती है। क्या कह रहा है कि नाटककार के रूप में उनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उनके नाटकों में जो है ना हम लोगों को भारत की संस्कृति दिखती है, भारत का इतिहास पता चलता है, और भारत का समाज कैसा है उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। कह रहा उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता को दिखाते हुए देशभक्ति, मानवीय मूल्यों और नारी के सम्मान को प्रमुखता दिया। क्या कह रहा है? उन्होंने अपने नाटक के जरिए भारत के संस्कृति को दिखाया कि किस प्रकार से हमारा भारतीय संस्कृति महान है। उसके साथ साथ इन्होंने देशभक्ति का भी प्रतीक दिखाया और मानवीय मूल्यों के साथ साथ नारी का भी सम्मान किया। किन्होंने? तो जयशंकर प्रसाद ने। तो इस प्रकार से हम लोग परिचय में लिखेंगे और परिचय को समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे बातें आती है कि उनके नाट्य कला की विशेषताएं, कि उनका जो नाटक कला था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषताएं है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मीन्स उनका जो पृष्ठभूमि रहा है, उन्होंने जो नाटक रचा है, ठीक है, वो इतिहास पे भी रचा है। वही कह रहा है कि उनका अधिकांश नाटक जो है भारतीय इतिहास पर आधारित है। उनका अधिकांश नाटक जो है मीन्स अधिक नाटक जो है वो किस पे आधारित है? भारत के इतिहास पर आधारित है। वे ऐतिहासिक घटनाओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। वे क्या करते हैं? हमारे इतिहास को जो है ना रचनात्मक रूप से मीन्स कह सकते हैं नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
दूसरा इनका विशेषता है कि वे देशभक्ति और आदर्शवाद जो है ना दिखाते हैं। किसके जरिए? तो अपने नाटक के जरिए। कह रहा है उनके नाटकों में देशभक्ति और मानवता के आदर्श को बल मिलता है। क्या कह रहा है? उनके नाटकों से जो है ना लोगों को देशभक्ति और मानवता का प्रतीक मिलता है। फिर तीसरा इनका विशेषता था नारी चरित्र। क्या? नारी चरित्र मीन्स ये अपने नाटकों में जो है ना सशक्त, स्वाभिमानी और समाज का आदर्श के रूप में दिखाए हैं। कौन? तो जयशंकर प्रसाद कहा गया कि उनके नाटकों में नारियों को जो है वो सशक्त मीन्स मजबूती दिखाया गया है कि वो लोग मजबूत हैं, स्वाभिमान, ठीक है, और समाज के आदर्श के रूप में दिखाया गया है। किनको? नारी को, है ना। उन्होंने बताया कि नारी के बिना हमारा समाज जो है वो चलना असंभव है, हमारा राष्ट्र का विकास क्या है? असंभव है। किन्होंने कहा? तो जयशंकर प्रसाद ने, है ना। फिर चौथा इनका विशेषता है सौंदर्यपूर्ण भाषा। उन्होंने इसमें जो भाषा का प्रयोग किया वो बड़ा ही सौंदर्य था, मीन्स सरल भाषा था। कह रहा है कि उनकी भाषा सरल, शुद्ध और काव्यमय है, जिससे उनके नाटक अत्यंत प्रभावशाली बन जाते हैं। क्या कह रहा है? कि उनकी जो भाषा है वो एकदम सरल मीन्स आसान होती थी और शुद्ध होती थी, जिसके कारण से लोग जो है ना उसकी बातों को तुरंत समझ जाते थे, उनके नाटक को तुरंत समझ जाते थे। फिर इसका पांचवा जो विशेषता है वो क्या है? संस्कृति और परंपरा। ये अपने नाटकों के जरिए संस्कृति और परंपरा को भी संरक्षण किए थे। कैसे? तो कह रहा है कि उनके नाटक भारतीय संस्कृति और परंपराओं को उजागर करते हैं। इनके नाटक, तो जयशंकर प्रसाद के नाटक जो है भारतीय संस्कृति को दिखाते हैं और भारत के परंपराओं को उजागर करते हैं। क्या कि भारत का परंपरा कैसा है ना, भारत की संस्कृति क्या है, ये हर चीजों के बारे में हम लोग को कहां से पता चलता है? तो उनके नाटक से पता चलता है। तो ये हम लोग जान गए कि आखिर उनके नाट्य कला की क्या क्या विशेषताएं थी। अब हमारा प्रश्न है कि चलिए हमको बताइए कि जयशंकर प्रसाद के आखिर कौन से प्रमुख नाटक हैं। क्या बताना है कि जयशंकर प्रसाद के आखिर कौन से प्रमुख नाटक हैं। तो देखिए, पहला उन्होंने जो नाटक रचा था वो किस पे रचा था? तो स्कंदगुप्त के, मतलब प्रमुख नाटक, ठीक है। तो पहला उन्होंने स्कंदगुप्त का नाटक किया था, जिसमें कहा जाता है कि यह नाटक जो है गुप्त काल के महान योद्धा स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। यह जो नाटक था वो किस पे आधारित था? तो गुप्त काल के महान योद्धा, इसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त, उसके जीवन चरित्र के बारे में इन्होंने बताया था, जिसमें से उनकी वीरता और देशभक्ति का वर्णन किया गया था। जिसमें से उन्होंने क्या बताया था? तो उनकी वीरता के बारे में और उनकी देशभक्ति के बारे में लोगों को बताया था। मैं नाटक किया था, ठीक है, कि मैं कौन हूं? स्कंदगुप्त हूं, ठीक है। और उसके जरिए उनकी वीरता को और देशभक्ति को बताया गया था कि किस प्रकार से उन्होंने अपने देशभक्ति दिखाया था। फिर देखिए, उन्होंने दूसरा जो नाटक किया वो चंद्रगुप्त के जीवन पे किया। किस पे? चंद्रगुप्त के जीवन पे। कहा जाता है कि इस नाटक में भारतीय इतिहास के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को प्रस्तुत किया गया। इस नाटक में क्या किया गया? तो भारतीय इतिहास के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन को प्रस्तुत किया गया, उनके जीवन चित्रण का प्रस्तुत किया गया। कहा जाता है कि यह नाटक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी पर आधारित है। यह जो नाटक है वो किस पर आधारित है? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जीवनी पे जो है ना ये कहानी आधारित था। कह रहा है कि इसमें जो है चाणक्य के ज्ञान और नीति का भी वर्णन किया गया है। इसमें जो है ना किसके बारे में बताया गया है? तो चाणक्य के ज्ञान के बारे में बताया गया है और चाणक्य के नीतियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। फिर देखिए, इनका तीसरा जो रचना था वो किस पे था? ध्रुव स्वामिनी पे। किस पे? ध्रुव स्वामिनी। कह रहा है कि यह नाटक नारी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को प्रस्तुत करता है। यह जो नाटक है वो नारियों के आत्मसम्मान, इसमें बताए थे कि नारी भी जो है हम लोगों के समान है, जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार स्त्रियों का भी है। इसमें नारी को एक मजबूत और आदर्श के रूप में दिखाया गया। इसमें से जो है ना नारी को एक मजबूत में सशक्त और आदर्श के रूप में दिखाया गया था। किसके कहानी में? तो जयशंकर प्रसाद के नाटक में, है ना। फिर चौथा इनका जो नाटक था वो क्या था? अजात शत्रु का नाटक था। किसका? अजात शत्रु का जीवन इन्होंने नाटक किया था जीवन पे। कह रहा है कि इस नाटक में गौतम बुद्ध के समय के समाज और राजनीति का चित्रण किया गया है। इसमें जो है किसका वर्णन किया गया? तो गौतम बुद्ध के समय
वहाँ का समाज कैसा था और वहाँ का राजनीति कैसा था, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके प्रमुख नाटक को भी समझ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि बताइए कि इनके नाटक का महत्व क्या है, इनके जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है उसका क्या महत्व है ना। तो यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है कि इनके नाटक का महत्व, कि आखिर जयशंकर प्रसाद के नाटक का महत्व क्या है। तो कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि ये समाज को दिशा देने वाले और प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। क्या कहा गया कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उसे केवल मनोरंजन ही नहीं देता है, सिर्फ एंजॉय ही नहीं करता उससे लोग, ठीक है, बल्कि ये क्या करता है तो समाज को सही दिशा दिखाता है। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया कि भारतीय इतिहास के एक क्या है तो महत्वपूर्ण शासक थे, है ना। तो उसके जीवन के परिचय के बारे में बताया गया। तो इससे क्या होता है, लोगों को सीख मिलता है कि वो वीर योद्धा थे, तो कैसे वो कार्य करते थे, हर चीज के बारे में लोग सीखते हैं। आगे कहा गया कि इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्या कह रहा है कि उन्होंने अपने नाटकों के जरिए साहित्य को, हिंदी साहित्य को जो है ना एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। किसने, तो जयशंकर प्रसाद ने। कह रहा है कि उनके नाटक आज भी पाठकों और दर्शकों को आकर्षित करते हैं, कि उनका जो नाटक रहा है, जयशंकर प्रसाद का जो नाटक रहा है, वो आज भी पाठकों में जो पढ़ने वाले हैं और जो दर्शक है, जो देखने वाले हैं, उसको आज भी क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, मतलब आकर्षित करता है। अब अंत में आता है निष्कर्ष। क्या आता है, निष्कर्ष। और निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेजर 6 हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मेरे चैनल पे आपको करवाया जाएगा। इसके पहले कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग उसको देख सकते हो। उसके साथ साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई प्रश्न है उसको मैं कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। बाकी मेजर 7 मेजर 8 की भी तैयारी आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा, और जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं उसकी भी तैयारी आपको मेरे चैनल पे बड़े आसान शब्दों में मिलेगा। तो अंत में आपको लिखना है निष्कर्ष। क्या लिखना है, निष्कर्ष। और निष्कर्ष में लिखिएगा इस प्रकार से कि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को विश्व स्तरीय पहचान दिलाया। क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को क्या किया, विश्व स्तर पे पहचान दिलाया, मतलब पूरा विश्व में पहचान दिलाया। उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति, इतिहास और साहित्य की धरोहर है। में से उनकी रचनाएं के माध्यम से हम लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है, भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, भारत के साहित्य के बारे में पता चलता है। कह रहा है कि एक नाटककार के रूप में वे आज भी प्रासंगिक हैं और प्रेरणादायक हैं। मीन्स वे एक ऐसे नाटककार हैं जिनसे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है, आधुनिक हिंदी रंगमंच पर राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव की विवेचना करें। प्रश्न क्या है कि आधुनिक हिंदी रंगमंच जो है उसका राष्ट्रीय चेतना पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या होता है। क्या जानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय चेतना के बारे में जानेंगे तभी हम लोग हिंदी रंगमंच पर राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव को समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखना है आपको राष्ट्रीय चेतना का अर्थ। क्या लिखना है, राष्ट्रीय चेतना का अर्थ। और राष्ट्रीय चेतना का अर्थ लिखिएगा इस प्रकार से कि राष्ट्रीय चेतना का अर्थ है राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जागना और राष्ट्र के प्रति जागरूक होना। जहां भी आपको राष्ट्रीय चेतना दिख जाए, आपको उसका मतलब सीधा समझना है कि राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जागना। अगर आपके राष्ट्र में कोई गलती हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है और आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में राष्ट्र के प्रति देशभक्ति है ना। अगर आपके राष्ट्र में, आपके देश में कोई अत्याचार कर रहा है, ठीक है, और आप उसका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में जो है उसके प्रति जागरूकता है ना। तो यही कहा गया है कि राष्ट्रीय चेतना का अर्थ है जब राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जागेगा, ठीक है, और राष्ट्र के प्रति जागरूक होगा ना लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना, ठीक है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से आसान भाषा में कि लोग जब अपने देश की समस्याओं, संस्कृति, इतिहास और विकास को समझते हैं और उसे बेहतर बनाने के लिए एकजुट होते हैं,
उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना। में सीधा समझिएगा कि जब लोग राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि यह भावना देशवासियों को एक साथ जोड़ने और देश की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। क्या कह रहा है कि यह जो भावना है ना, वो देशवासियों को एक साथ जोड़ने का काम और देश की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। आगे कह रहा है कि यह हमें एकता और भाईचारे का एहसास कराती है। ये क्या कराती है, तो यह जो है ना हमें एकता और भाईचारे का एहसास कराती है। इससे जो है ना हम लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए होते हैं और भाईचारा बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि ये अपने देश की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। ये क्या करती है, तो हम लोगों को अपने देश के लिए काम करने की प्रेरणा देती है तथा यह अपने देश के विकास और सुरक्षा में योगदान करने का उत्साह पैदा करती है। ठीक है, और ये जो है हमारे मन में उत्साह पैदा करती है कि आप क्या करें, अपने देश के विकास और सुरक्षा में क्या करें, योगदान दें। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना। इसको हम लोग आसान शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना का मतलब है अपने देश से प्यार करना, उसकी मदद करना और उसे आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल करके काम करना। यही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, अब हमारा प्रश्न इस प्रकार से था कि आधुनिक हिंदी रंगमंच पर जो है ना राष्ट्रीय चेतना का क्या प्रभाव पड़ा। तो यहां तक हम लोगों ने राष्ट्रीय चेतना के बारे में जान गया कि राष्ट्र के बारे में लोग जब सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं या सोचने लगते हैं उसको हम लोग राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो कह रहा है कि आधुनिक हिंदी रंगमंच पर राष्ट्रीय चेतना का गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार आंदोलनों के समय से ही देखा जाता है। यह जो प्रभाव है ना, वो भारत जब स्वतंत्रता संग्राम चला रहा था, भारत जब आजादी का दौर चल रहा था, उस समय से ही जो है ना ये प्रभाव देखा जा रहा है। कह रहा है कि आधुनिक हिंदी रंगमंच ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने और समाज में बदलाव लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या कह रहा है कि आधुनिक हिंदी रंगमंच ने क्या किया, तो राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए, राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए और समाज में बदलाव लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर इनके प्रभाव क्या क्या है। वही कहा गया है कि इनके प्रभावों की विवेचना निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए, पहला इसका प्रभाव था स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। मींस यहां जो हमारा हिंदी रंगमंच है, आधुनिक हिंदी रंगमंच है, वो हमारे आजादी में भी क्या किया था, योगदान दिया था। तो कैसे हमारे आजादी में योगदान दिया, तो कह रहा है कि आधुनिक हिंदी रंगमंच ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का काम किया। क्या कह रहा है कि आधुनिक हिंदी रंगमंच ने क्या किया, तो आजादी के दौरान, आजादी का जब दौर चल रहा था उस समय लोगों में जो है ना राष्ट्रीयता, मिस राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि आखिर कैसे उन लोगों को मजबूर किया गया। तो कह रहा है इस दौर में नाटकों के जरिए भारत के गौरवशाली इतिहास, विदेशी शोषण और स्वतंत्रता के महत्व को प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया कि उस दौर में जो है ना लोगों को बताया गया कि भारत का क्या इतिहास है ना, और किस प्रकार से विदेशी जो है, अंग्रेज जो है हम पे शोषण कर रहे हैं, है ना, और स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है, अगर हम आजाद हो जाएंगे तो उसका क्या महत्व रहेगा। ठीक है, हर चीज को जो है ना नाटकों के जरिए उन लोगों ने बताने का प्रयास किया, और जब नाटक के जरिए ये सब बताने का प्रयास किया तो लोगों में जो है ना राष्ट्रीयता की भावना जागी, राष्ट्रीय चेतना की भावना जगी। तो पहला योगदान आपका ये हो गया। अब देखिए, इसी में कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लेखकों ने नाटकों के माध्यम से अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनता को जागरूक किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, तो नाटकों के माध्यम से अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनता को जागरूक किया। दूसरा कह रहा है कि नाटक जैसे भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी में समाज की समस्याओं और विदेशी हुकूमत की आलोचना किया गया। इन लेखकों ने क्या किया, तो इन लेखकों ने, इन नाटककारों ने कई प्रकार के नाटक किए, जैसा कि भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, और ये सब नाटक के जरिए इन लोगों ने अंग्रेजों के द्वारा हम पे जो शोषण किया जा रहा है उसको दिखाने का प्रयास किया। अब दूसरा इसके प्रभाव की अगर बात करते हैं, दूसरा प्रभाव कह रहा है कि सामाजिक सुधारों पर जोर, इसने क्या किया, समाज को सुधारने पर जोर दिया। कैसे, तो कह रहा है कि रंगमंच ने समाज में फैली बुराइयां जैसे कि जातिवाद, दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। ये जो रंगमंच है, हिंदी रंगमंच जो है, उसने क्या किया, समाज में जो बुराइयां फैली हुई है जैसा कि जातिवाद, दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, है ना, ये सब के खिलाफ जो है आवाज उठाना शुरू कर दिया। कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना के कारण
लेखकों ने नाटकों में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात कही। क्या कह रहा है कि जब लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगी ना, तो इन लेखकों ने क्या किया, अपने नाटकों में जो है समानता दिखाना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता के बारे में बताना शुरू कर दिया और न्याय की बातें लिखना शुरू कर दिया। मीन्स इस प्रकार से वो लोग अपने समाज को भी सुधारने का कार्य किए। इसी में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र के नाटक इस दिशा में महत्वपूर्ण रहे। इसी समय जयशंकर प्रसाद ने और प्रेमचंद के जो नाटक रहे ना, उसने क्या किया, तो समाज को सुधारने का भी प्रयास किया। तीसरा इसका जो प्रभाव है वह राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। क्या है, राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। अब राष्ट्रीय पहचान को कैसे मजबूत किया गया, तो कह रहा है कि रंगमंच ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया। क्या कहा गया कि भारतीय रंगमंच ने, मीन्स कह सकते हैं हिंदी रंगमंच ने क्या किया, तो हमारे भारत के संस्कृति और परंपराओं को मजबूत किया तथा विदेशी शासकों द्वारा थोपी गई संस्कृति के मुकाबले भारतीय साहित्य, संगीत और नृत्य को प्रस्तुत करके राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा दिया गया। मीन्स कह रहा ना कि विदेशी शासकों के द्वारा जो संस्कृति थोपा गया हम लोगों पे, उसको ना मान करके भारतीय साहित्य, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य को प्रस्तुत करके इसको राष्ट्रीय पहचान बनाया गया कि हम लोग किसी और देश के राष्ट्रीयता को क्यों माने, हमें अपने संस्कृति को बचाना पड़ेगा। अब इनका चौथा जो प्रभाव पड़ा वो भाषा और साहित्य पर पड़ा। क्या, भाषा और साहित्य पर। मीन्स कह सकते हैं हिंदी रंगमंच के जरिए उन्होंने भाषा और साहित्य का भी प्रचार प्रसार किया। तो कैसे किया, तो कह रहा है हिंदी रंगमंच ने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ हिंदी भाषा को भी क्या किया, लोकप्रिय बनाया। आगे कहा कि नाटककारों ने हिंदी में रचनाएं लिखी। नाटककारों ने क्या किया, हिंदी में रचनाएं लिखी, जिससे यह भाषा जो है आम जनता तक पहुंची और राष्ट्रीय आंदोलन का माध्यम बनी। कह रहा ना कि जब ये सब नाटककार हिंदी भाषा में रचना करने लगे ना, हिंदी भाषा में नाटक लिखने लगे, तो ज्यादा लोग जो है ना इसको पढ़ने लगे, और जब ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे, और जब समझेंगे तो उसमें क्या जगेगा, राष्ट्रीय चेतना जगेगी। और जब राष्ट्रीय चेतना जगेगी तो उन लोग को पता लगेगा कि हमारा राष्ट्र जो है अंग्रेजों के गुलाम है और वे किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं। फिर पांचवा इसका प्रभाव है आधुनिक विचारों का प्रसार। इससे क्या हुआ, आधुनिक विचार आए, मीन्स नए नए विचार आए लोगों के मन में। कह रहा है कि आधुनिक हिंदी रंगमंच ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे आधुनिक विचारों को प्रस्तुत किया। गांधी जी और अन्य नेताओं के विचारों से प्रेरित होकर के नाटकों ने जनता को प्रेरित किया। अब क्या कह रहा है कि जब यहाँ पे गांधी जी के बातें आई, अन्य नेताओं के विचार आए, तो ये सब विचार से प्रेरित होकर के ये सब लेखकों ने क्या किया, नाटक को रचा। और जब नाटक को रचा गया तो उसके जरिए लोगों में जो है ना क्या जगा, तो देशभक्ति की भावना जगी। अब देखिए उदाहरण के तौर पे अगर देखिएगा तो कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भारत दुर्दशा जो नाटक लिखा गया था, इसने क्या किया, तो विदेशी शोषण की सच्चाई दिखाई कि विदेशी जो है ना हम पे किस प्रकार के शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, उसको दिखाया गया। फिर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त भारतीय इतिहास का गौरव को जीवंत करता है। ठीक है, और जब जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक रचा और स्कंदगुप्त नाटक रचा, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे भारतीय इतिहास का गौरव दिखा। आगे कह रहा है कि मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन आधुनिक युग की समस्याओं और भावनाओं को चित्रित किया। उसके बाद कौन आए, तो मोहन राकेश आए, और मोहन राकेश का जो नाटक था कौन सा, आषाढ़ का एक दिन, इसने क्या किया, तो आधुनिक युग की, मीन्स अभी के युग का समस्याओं के बारे में बताया, भावनाओं के बारे में चित्रण किया, है ना। तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को बड़े ही आसान शब्दों में डील किया। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का, लेकिन इसका निष्कर्ष बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड अगर और भी प्रश्न आपको देखने होंगे, जो VVI है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और मैंने सारे प्रश्न करवाए हैं, और जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें जिनका मेजर पेपर हिंदी है, और अपने माइनर पेपर का कमेंट मुझे अवश्य करिएगा। तो देखिए अगर बात किया जाए निष्कर्ष का, किसका निष्कर्ष का, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि आधुनिक हिंदी रंगमंच ने राष्ट्रीय चेतना को जगाने और समाज में सुधार लाने का कार्य किया। आधुनिक हिंदी रंगमंच ने क्या किया, तो राष्ट्रीय चेतना को जगाया, मीन्स राष्ट्र के बारे में सोचने के लिए लोगों को मजबूर किया, और समाज में सुधार लाने का भी कार्य किया।
कह रहा है कि यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम बना जिसने भारतीय जनता को संगठित किया और प्रेरित किया। कह रहा है ना कि यह सिर्फ इंजॉयबल नहीं था, क्योंकि नाटक का मतलब क्या होता है, एंजॉय करने वाला। तो सिर्फ ये एंजॉय करने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा माध्यम बना जिसने क्या किया, तो भारतीय जनता को संगठित किया, एकजुट किया और उसको प्रेरित किया। किस लिए? तो भारत की आजादी के लिए। कह रहा है कि इसने देश की आजादी के करीब लाने और भारतीय समाज को नया दिशा देने में बड़ी भूमिका निभाई। क्या कह रहा है कि इसने क्या किया, तो देश को आजाद करने में और भारतीय समाज को नया दिशा देने में एक अहम भूमिका निभाया। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि यह प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, भारतेंदु कालीन हिंदी नाटक एवं रंगमंच की विवेचना करें। कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में जो हिंदी नाटक आया था, ठीक है, और हिंदी रंगमंच आया था, उसकी विवेचना करना, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। किसके बारे में? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। और ऐसा कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है ना आधुनिक हिंदी का जनक, जनक मतलब समझते हैं, इसके पिता, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के नाम से जाना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो लिखना सबसे पहले आपको परिचय। क्या लिखना है? परिचय। और परिचय में लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो लिखिएगा इस प्रकार से कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के नाम से जाना जाता है। क्या लिखिएगा? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु काल 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला और इसमें हिंदी नाटक और रंगमंच का प्रारंभिक विकास हुआ। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में क्या हुआ, तो हिंदी नाटक और रंगमंच का शुरुआती विकास हुआ। मीन्स शुरुआत जो हुआ कहां से हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र से हुआ। आगे कह रहा है कि इस युग में नाटक और रंगमंच भारतीय समाज और संस्कृति को जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम बना। क्या कह रहा है कि इस युग में जो नाटक हुआ और जो रंगमंच आया ना, उसने क्या किया, तो भारतीय समाज को और संस्कृति को जागरूक करके, मतलब कह सकते हैं जागरूक किया, है ना, और लोगों को क्या किया, सशक्त किया। सशक्त मतलब मजबूत बनाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से आपको परिचय में लिख देना है। अब यहां पे कह रहा है कि भारतेंदु कालीन हिंदी नाटक, कि भारतेंदु कालीन हिंदी नाटक किसको कहते हैं, ठीक है, और क्या क्या है उसमें। तो कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक को एक नया दिशा दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, तो हिंदी नाटक को एक नया दिशा दिया। कैसे? तो कह रहा है उनकी रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को सरल और रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया। क्या कह रहा है कि उनकी रचना, वो जो नाटक लिखे, वो नाटक में जो है ना समाज की स्थिति के बारे में, राजनीति की स्थिति के बारे में और सांस्कृतिक मुद्दों को जो है ना इतनी आसान भाषा से लिखा गया, इतने रोचक शैली से लिखा गया कि लोग जो है ना बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े चाव के साथ उसको पढ़ने का प्रयास किए। और लोग जो है यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ के राजनीति के बारे में, यहाँ के संस्कृति के बारे में समझे। आगे कह रहा है कि नाटकों की विशेषताएं, मीन्स कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनकी नाटक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला जो विशेषता है वो है सामाजिक विषय, यह जो है ना समाज पर आधारित था। वही कह रहा है कि भारतेंदु ने नाटकों के माध्यम से समाज सुधार के संदेश दिए। भारतेंदु जी ने क्या किया, तो नाटकों के माध्यम से समाज को सुधारने का संदेश दिया। वे जाति पाति, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों पर चोट करते थे। क्या कह रहा है कि वे जाति पाति को नहीं मानते थे, वे अंधविश्वास को नहीं मानते थे तथा सामाजिक कुरीतियों को क्या करते थे, विरोध करते थे, है ना। दूसरा इनका विशेषता है राष्ट्रवाद। क्या है? राष्ट्रवाद, ठीक है। मीन्स ये अपने नाटकों के जरिए लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जगाने का प्रयास किए। वही कह रहा है कि उनके नाटकों में देश प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन की झलक मिलती है, ठीक है, जिससे लोग जो है ना राष्ट्र के प्रति क्या होने लगे, जागरूक होने लगे, राष्ट्र के प्रति अपने देशभक्ति दिखाना शुरू कर दिए। फिर तीसरा इनका विशेषता जो है इसका भाषा और शैली। क्या है? इसका भाषा और शैली। कह रहा है कि उनकी खड़ी बोली हिंदी में नाटक लिखे। उन्होंने क्या किया, खड़ी बोली हिंदी में नाटक लिखे, मीन्स हिंदी में नाटक लिखा। उनकी भाषा में सरलता, भावुकता और प्रवाह है,
जिससे नाटक आम जनता तक पहुंच सके। क्या कह रहा है ना कि उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा में नाटक लिखा, और जब हिंदी भाषा में नाटक लिखा तो इतना आसान तरीके से लिखा कि प्रत्येक लोग जो है ना उसको पढ़ सका। ठीक है, और जब प्रत्येक लोग उसको पढ़ सका तो आम जनता तक जो है ना वो नाटक पहुंचा, और आम जनता तक जब नाटक पहुंचा तो समाज के बारे में, देश की स्थिति के बारे में, हर चीजों के बारे में जो है ना जनता समझ सके। फिर इसकी चौथी विशेषताओं की बात करें तो कह रहा है कि संगीत और काव्य। क्या कह रहा है, संगीत और काव्य। मीन्स कह रहा है कि भारतेंदु के नाटकों में गीत, दोहे और छंदों का प्रयोग किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में जो है ना गीत का प्रयोग किया गया। मीन्स गीत के माध्यम से इन्होंने नाटक बताया, दोहे के माध्यम से बताया, और छंदों का प्रयोग करके जो है ना इन्होंने क्या किया, तो नाटकों को लिखा, जिससे उनकी रचनाएं जो है वो और अधिक रोचक हुई, लोगों को और अधिक इंटरेस्ट आता था। ठीक है, जब बीच बीच में आप गाना लगा दोगे, बीच बीच में आप पोयम कहोगे, है ना, तो उससे क्या होगा, और भी ये कहानी जो है वो रोचक लगेगा, नाटक जो है रोचक लगेगा, है ना। अब देखिए इनके प्रमुख नाटकों की अगर बात करें तो इनके प्रमुख नाटकों में से पहला नाटक आता है अंधेर नगरी। कौन सा आता है, अंधेर नगरी। कह रहा है कि यह उनके सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। अंधेर नगरी जो है ना उनका सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। इसमें राजा, दरबारी और न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो राजा के बारे में, दरबारी के बारे में और न्याय व्यवस्था। ठीक है, अंधेर नगरी और चौपट राजा, है ना, जहां का राजा भी पागल है और वहां का मंत्री भी पागल है। ठीक है, उसके बारे में इन लोगों ने बताया। दूसरा, भारत दुर्दशा, भारत की दुर्दशा के बारे में बताया। कह रहा है कि इसमें भारत की उस समय की स्थिति के बारे में बताया गया जिसमें विदेशी शासन और उसके दुष्प्रभाव का वर्णन है। इसमें जो है भारत की स्थिति के बारे में बताया गया, और कब की स्थिति, जिसमें यहां पे अंग्रेज शासन कर रहे थे। तीसरा, सत्य हरिश्चंद्र। क्या, सत्य हरिश्चंद्र। कह रहा है कि यह एक पौराणिक कथा पर आधारित है जिसमें सत्य और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया। कहना यह जो नाटक है उसमें से पौराणिक कथा, ये पुरानी कथा है जिसमें से सत्य के बारे में बताया गया और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक है, कि हम लोगों को धर्म के प्रति कठोर होना चाहिए, है ना, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब अगला पॉइंट बनाएंगे हम लोग कि भारतेंदु कालीन रंगमंच, कि भारतेंदु काल में जो रंगमंच हुआ था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है कि भारतेंदु युग के नाटकों ने न केवल साहित्यिक दृष्टि से योगदान दिया बल्कि रंगमंच की परंपरा को भी मजबूत किया। क्या कह रहा है कि भारतेंदु युग के जो नाटक हैं उसने न केवल साहित्यिक दृष्टि से योगदान दिया बल्कि रंगमंच की परंपरा को भी मजबूत किया है। कैसे किया, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई। तो कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों के मंचन के लिए रंगमंच की स्थापना किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, अपने नाटकों को दिखाने के लिए रंगमंच मतलब मंच वगैरह बनवाया। उन्होंने नाटकों को केवल पढ़ने की बजाय मंच पर प्रस्तुत करने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि नाटक को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि मैं करके भी दिखाऊंगा, आप सामने देख भी सकते हो, है ना। कह रहा नाटकों में स्थानीय कलाकारों और संसाधनों का उपयोग किया गया जिससे आम जनता जुड़ाव महसूस कर सके। कह रहा ना कि इन्होंने क्या किया, तो वहां के नाटकों में जो है ना स्थानीय चीजों का उपयोग किया। जैसे मान लीजिए साइकिल है, अपना नाटक है, साइकिल का उपयोग किया, टोकरी का उपयोग किया, है ना, मतलब जो स्थानीय चीज है उसका उपयोग किया जिससे जनता को लगा कि ये हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा, प्रस्तुति की शैली। कह रहा है कि रंगमंच पर संवाद, संगीत और नृत्य का संयोजन किया गया। इसमें पारंपरिक वेशभूषा और मंच सज्जा का उपयोग किया गया। मीन्स यहाँ जो रंगमंच है उसमें से संगीत का भी, बात विचार करने का भी, ठीक है, और नृत्य के माध्यम से नाटक दिखाया गया। ठीक है, और वो उस प्रकार से जिस प्रकार का नाटक होता था उस प्रकार के वो लोग वेशभूषा भी बनाते थे अपना। फिर कह रहा कि नाटक छोटे छोटे दृश्यों में विभाजित होते थे। नाटक जो है ना छोटा छोटा भाग में विभाजित होता था जिससे दर्शकों का ध्यान बना रहता था। अगला हमारा विशेषता इसका है, कह रहा समाज पर प्रभाव। इसका प्रभाव जो है समाज पे पड़ा। कैसे पड़ा, तो कह रहा रंगमंच ने सामाजिक मुद्दों को उठा करके जागरूकता फैलाने का काम किया। रंगमंच ने क्या किया, तो समाज के मुद्दों को उठाया और जागरूकता फैलाने का काम किया। नाटकों के मंचन ने राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार में योगदान दिया। और जब नाटक के जरिए दिखाया गया, लोगों को करके जब नाटक दिखाया गया तो उससे क्या हुआ, लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना जगी और सामाजिक सुधार का जो है ना
योगदान लोगों के मन में आने लगा। कह रहा है कि इन नाटकों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता को संगठित करने में भूमिका निभाई। और ये सब जो नाटक थे उसने क्या किया, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इस भारत की आजादी दिलाने के लिए जो है ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अब कह रहा है कि भारतेंदु युग की महत्वता, ठीक है, कि भारतेंदु युग की क्या महत्व रहा। कह रहा है कि भारतेंदु कालीन नाटक और रंगमंच ने हिंदी साहित्य को नया दिशा दिया। क्या कह रहा है कि भारतेंदु काल का जो नाटक था और जो रंगमंच था उसने क्या किया, हिंदी साहित्य को एक नया दिशा दिया, हम इस कह सकते हैं कि विकास किया इसका। दूसरा कह रहा है कि यह युग जो है भारतीय समाज में परिवर्तन और जागरूकता का प्रतीक है। ठीक है, मीन्स कहा गया है कि इस युग में भारतीय समाज में कई प्रकार के परिवर्तन हुए और लोग जो है जागरूक हुए। तीसरा कह रहा है कि उनके प्रयासों से हिंदी रंगमंच की नींव पड़ी। उनके प्रयास से क्या हुआ, हिंदी रंगमंच की नींव पड़ी, जिसने आगे चल करके इसे और अधिक क्या बना दिया, समृद्ध बना दिया, फेमस बना दिया। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को बड़े आसान शब्दों में डील कर लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे। और अंत में आती है इसके निष्कर्ष की बारी। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक और रंगमंच ने हिंदी साहित्य को केवल एक साहित्य धारा तक सीमित नहीं किया, इसे समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना का भी माध्यम बनाया। मीन्स कह रहा है कि इससे जो है हमारे समाज सुधार के भी बातें हम लोगों के मन में आई और राष्ट्रीय चेतना में राष्ट्र के बारे में भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया गया। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं मेजर 8 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। इसके पहले दोस्तों मैंने मेजर 8 हिंदी की पूरी तैयारी करवाई है। जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी पूरी तैयारी मैंने करवाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीयता का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रीयता की अर्थ की अगर बात करें तो राष्ट्रीयता का अर्थ होता है एक विशेष राष्ट्र से जुड़ा मानसिक बंधन। क्या कहलाता है, राष्ट्रीयता कहलाता है ना। दूसरा यहां पे कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जब क्वेश्चन मैं बता रहा था तो मैंने बताया था कि राष्ट्रीय चेतना का मतलब है एकता और अखंडता स्थापित करना। तीसरा हमारा है राष्ट्रवाद किसके लिए अभिव्यक्ति है। राष्ट्रवाद जो है ना किसके लिए है, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा दिखाना। चौथा हमारा है राष्ट्रीयता का तात्पर्य किससे है। तो राष्ट्रीयता का तात्पर्य जो है ना एक संस्कृति या सभ्यता के प्रति प्रतिबद्धता से है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है राष्ट्रीयता की परिभाषा किसने दी थी। तो राष्ट्रीयता की परिभाषा किसने दिया, बेनेडिक्ट एंडरसन ने। किसने, बेनेडिक्ट एंडरसन ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीयता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीयता का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है एक सांस्कृतिक पहचान देना। क्या करना, एक सांस्कृतिक पहचान देना। फिर कह रहा है 7 में कि राष्ट्रीयता के सशक्तिकरण का मुख्य तरीका क्या है। तो राष्ट्रीयता का सशक्तिकरण मीन्स मजबूत करने का मुख्य तरीका क्या है, शिक्षा। अगर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पर अपनी है या तो डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षा देना पड़ेगा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि भारतीय रंगमंच का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारतीय रंगमंच का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक संदेश देना। क्या करना, सामाजिक संदेश देना। फिर कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच के साथ भारतीय रंगमंच की तुलना में कौन सा अंतर है। पाश्चात्य रंगमंच और भारतीय रंगमंच की तुलना क्या है। तो मैंने आपको बताया था दोनों के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रंगमंच का प्रदर्शन सामाजिक मुद्दों पर अधिक होता है। ठीक है, कहना कि भारतीय रंगमंच का प्रदर्शन जो है ना समाज पे आधारित होता है, लेकिन पाश्चात्य पे ऐसा होता नहीं है। अगला कह रहा है कि भारतीय रंगमंच के लिए कौन सा तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो भारतीय रंगमंच के लिए जो है ना नृत्य का तत्व जो है ना विशेष रूप से क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि हिंदी रंगमंच का सबसे पहले प्रमुख विकास किस काल में हुआ। हिंदी रंगमंच का सबसे पहले जो विकास हुआ वो किस में हुआ था, आधुनिक काल में। किसमें, आधुनिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है
कि हिंदी रंगमंच का पिता कौन माना जाता है। तो हिंदी रंगमंच का पिता जो है ना वो किसको कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आगे कहा गया कि किस व्यक्ति ने हिंदी रंगमंच को परिष्कृत किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी रंगमंच को क्या किया, परिष्कृत किया। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव किस पर पड़ा था। तो राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव जो है ना किस पे पड़ा, तो हिंदी रंगमंच पर। किस पे, हिंदी रंगमंच पर। आगे कह रहा है कि हिंदी रंगमंच में राष्ट्रीय चेतना की जागरूकता का मुख्य कारण क्या था। तो हिंदी रंगमंच में राष्ट्रीय चेतना का जागरूकता का मुख्य कारण था आपका स्वतंत्रता संग्राम। क्या था, स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी रंगमंच को किस दिशा में अग्रसर किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी रंगमंच को जो है ना वो आधुनिक रूप में क्या किया, अग्रसर किया, बढ़ाया। फिर कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी रंगमंच में क्या नई शुरुआत लाई थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी रंगमंच में नाटक लेखन की शुरुआत किया। किसका, नाटक लेखन का शुरुआत किया। फिर करके आगे कह रहा है कि प्रसाद युगीन हिंदी नाटक में किसकी प्रमुखता थी। तो प्रसाद युग के हिंदी नाटक में जो है ना वो तत्कालिक सामाजिक मुद्दों का क्या था, प्रमुखता था। अगला हमारा कह रहा है कि प्रसाद युगीन नाटकों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो प्रसाद के युग के जो नाटक थे उनका मुख्य उद्देश्य था समाज में सुधार लाना। क्या करना, समाज में सुधार लाना। फिर कह रहा है कि समकालीन हिंदी नाटक में कौन से प्रमुख विषय हैं। तो समकालीन हिंदी नाटक में जो है ना सबसे प्रमुख विषय कौन सा है, तो सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएं। क्या क्या, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि आधुनिक हिंदी रंगमंच में बदलाव किस कारण हुआ था। तो आधुनिक हिंदी रंगमंच में जो बदलाव हुआ था वो क्यों हुआ था। तो आधुनिक विचारधाराएं और तकनीकी उन्नति के कारण। किसके कारण से, आधुनिकी विचारधाराएं और तकनीकी उन्नति के कारण क्या हुआ यहाँ पे, तो बदलाव आया था। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीयता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राष्ट्रीयता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है राष्ट्र के भीतर एकता और समानता स्थापित करना। क्या, राष्ट्र के भीतर एकता और समानता स्थापित करना राष्ट्रीयता का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत कब मानी जाती है। तो राष्ट्रीय चेतना की जो शुरुआत है वो कब मानी जाती है, स्वतंत्रता संग्राम के समय। कब, स्वतंत्रता संग्राम के समय में, आजादी का जब दौर चल रहा था उस समय, है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्र शब्द का सबसे पुराना संदर्भ किसमें पाया जाता है। तो राष्ट्र शब्द जो है ना वो ग्रंथों में पाया जाता है। कहाँ पे, ग्रंथों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साहित्य। ग्रंथ नहीं, साहित्य होगा। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में अंतर क्या है। तो ये अंतर यही है ना कि राष्ट्रीयता क्या है, एक जागरूकता है जो लोगों को जागरूक करता है, जबकि राष्ट्रवाद जो है ना एक राजनीतिक विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है, राजनीतिक विचारधारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्रीयता को किस रूप में परिभाषित किया। तो राष्ट्रीयता को जो है ना इन्होंने क्या कहा था, एक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में। कैसा, एक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीयता की विचारधारा का प्रमुख विचार क्या था। तो राष्ट्रीयता की विचारधारा का प्रमुख विचार जो था वो क्या था, स्वदेशी संस्कृति का उत्थान करना। क्या करना, स्वदेशी संस्कृति का उत्थान करना। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा विचार राष्ट्रीयता की पहचान के रूप में प्रमुख था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है ना विविधता में एकता, ठीक है, यह जो राष्ट्रीयता था ये पहचान के रूप में प्रमुख था। आगे कह रहा है कि भारतीय रंगमंच का कौन सा तत्व पाश्चात्य रंगमंच से अलग था। मीन्स कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में ऐसा कौन सा तत्व था जो पश्चिमी देशों के रंगमंच से अलग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत एवं नृत्य का मिश्रण। क्या हो जाएगा, संगीत एवं नृत्य का मिश्रण। आगे कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच के किस रूप में भारत में अधिक प्रभाव डाला। तो पाश्चात्य रंगमंच ने ट्रेजेडी जैसा कॉमेडी ने क्या किया, भारत में अधिक प्रभाव डाला। आगे कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में कौन सा नाट्य रूप नहीं पाया जाता।
तो भारतीय रंगमंच में जो है ना वो पॉपुलर ड्रामा नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? पॉपुलर ड्रामा नहीं पाया जाता है। फिर कह रहा है कि पाश्चात्य रंगमंच की शुरुआत किस स्थान से मानी जाती है? तो इसका शुरुआत मैंने आपको बताया था ग्रीस से। कहां से? ग्रीस से। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी रंगमंच को किस दिशा में अग्रसर किया? तो इसको जो है ना वो सामाजिक मुद्दों पर आधारित रंगमंच की ओर दिशा दिया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे कह रहा है कि हिंदी रंगमंच का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हिंदी रंगमंच का प्रमुख उद्देश्य जो था वो क्या था? तो सामाजिक जागरूकता में, समाज में जागरूकता फैलाना। आगे कह रहा है कि भारतेंदु के नाटकों में किस प्रकार के मुद्दे प्रस्तुत किए गए थे? तो भारतेंदु के नाटकों में जो है ना वो सामाजिक और नैतिक मुद्दे जो है ना वो क्या किए गए थे? तो प्रस्तुत किए गए थे। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 35 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो भी रही होगी, है ना, वो आप लोग देखे भी होंगे वीडियो के बीच में भी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करिए। अगर अगला सब्जेक्ट आपका क्या है वो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द उसका तैयारी करवा सकूँ। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।